नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं नीति शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज नंदग्राम गाजियाबाद से विषय अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय लेखांकन का भाग 2। भाग 2 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का अर्थ, परिभाषाएं, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। लेकिन बच्चों, ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे भाग 1 का। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? वस्तुओं का अर्थ, वस्तुओं के प्रकार, निवेश के संबंधित जो भी अवधारणाएं थी, सकल निवेश, शुद्ध निवेश, मूल्य ह्रास के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने स्टॉक और प्रवाह की अवधारणा को समझा था और उसके बाद हमने आय का वर्तुल प्रभाव अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है ये जाना था। आज बच्चों, आप जब राष्ट्रीय आय लेखांकन का भाग 2 पढ़ेंगे तो इसमें आप राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसकी हम गणना कैसे करेंगे और गणना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी कैसी सावधानी अपनानी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय आय का अर्थ। किसी देश की राष्ट्रीय आय देश में प्रतिवर्ष उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय हो, वो किसका योग होता है? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का। हमने बच्चों अंतिम मूल्य वस्तुओं का मूल्य जाना था, कैसे निकालते हैं? वही वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं जो अब उपभोग के लिए तैयार हैं। अब उनके किसी भी तरीके से रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसको आप अन्य शब्दों में भी समझ सकते हो। राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा एवं विदेशों से अर्जित आय का योग है। यहाँ पर बच्चों सामान्य निवासियों से तात्पर्य है जो व्यक्ति उसी देश में रह रहे हों जहाँ के वो निवासी हैं। इसके साथ साथ उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो वो वहीं से रिलेटेड हो, वो वहीं आय अर्जित कर रहे हों, वहीं व्यय कर रहे हों और वहीं उनकी बचतें भी हो रही हों। घरेलू सीमा, देश की घरेलू सीमा। यहाँ पर घरेलू सीमा का मतलब सिर्फ भौगोलिक सीमा से नहीं है। भौगोलिक सीमा के साथ साथ हम यहाँ पर सामुद्रिक सीमाओं को भी लेते हैं और इसके साथ साथ जैसे आपके जगह की जो क्रियाएं हैं वो अन्य देशों में रहकर भी संचालित हो रही है। मान लीजिए आपके यहाँ पर जो दूतावास है, आपके बहुत सारे दूतावास हैं और कंट्री में, वो भी आपकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ी परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं अल्फ्रेड मार्शल ने राष्ट्रीय आय के बारे में क्या कहा। देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम तथा पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का जो वास्तविक योग होता है वही शुद्ध वास्तविक आय कहलाती है। बच्चों, आर्थिक जितनी भी क्रियाएं हैं वो जब प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर होती हैं तो उसके बाद जो उत्पादन होता है वास्तव में वही आपकी वार्षिक आय होता है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति की जो पहली रिपोर्ट है उसने भी राष्ट्रीय आय के बारे में क्या लिखा ये हम जानना चाहते हैं। एक ही दी हुई वस्तु में अवधि में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की माप जिसमें दोहरी गिनती ना हो राष्ट्रीय आय होती है। बच्चों, इन्होंने ध्यान केंद्रित किया दोहरी गिनती पर। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में कि वही वस्तु कभी अंतिम वस्तु कभी मध्यवर्ती वस्तु, तो इस चीज की हमको पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो हम 2 बार 3 बार उस एक ही वस्तु की
गिनती करते जाते हैं, जिसके कारण से हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी हुई दिखती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अब हम जानते हैं बच्चों, राष्ट्रीय आय की हम गणना कैसे करेंगे, उनकी विधियों के बारे में। बच्चों, उत्पादन विधि, जिसको आप मूल्य संवर्धन विधि भी कह सकते हो, आय विधि, व्यय विधि, इन तीनों विधि से राष्ट्रीय आय समान निकलेगी, निकलनी भी चाहिए, तभी हमें एग्जैक्ट डेटा प्राप्त होता है। जब आपका उत्पादन बराबर है तो उसी के अनुसार आपको आय मिलेगी और उसी के अनुसार आप व्यय करोगे। आपने बच्चों पिछले जो भाग में हमने आय का वर्तुल प्रवाह पढ़ाया था, वो ऐसा ही तो पढ़ाया था कि जो आप उत्पादन करते हो अल्टीमेटली वही आय साधनों को प्राप्त होती है और साधन उसी आय को व्यय करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में कुल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर कुल राष्ट्रीय आय बराबर कुल राष्ट्रीय व्यय हो जाता है। एक देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मूल्य साधनों को प्राप्त आय, मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ के बराबर होता है और उस आय को व्यय कर सकते हैं। जो भी उत्पादन होगा उसका मूल्य साधनों की आय के बराबर होगा और वही साधन उस आय को उसी तरीके से व्यय कर पाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि साधनों को आय कम प्राप्त हो और वो व्यय ज्यादा कर लें। अब हम देखेंगे बच्चों उत्पादन विधि, इसी का परिष्कृत रूप है मूल्य संवर्धन विधि। इसमें एक वर्ष की अवधि में सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य की गणना करते हैं। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादन की मात्रा को बाजार कीमत से गुणा कर देते हैं। इस चीज को हम इस सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं बच्चों। मान लीजिए उत्पादित वस्तु के क्या नाम है, ए बी सी डी ई, और इन वस्तु की उत्पादन मात्रा कितनी है, ए की 20, बी की 30, सी की 10। इस तरीके से इनका हम पहले बाजार कीमत देखते हैं। ए वस्तु की बाजार कीमत माना कि 2 है, बी वस्तु की 8 है, सी वस्तु की 6 है। बच्चों, यदि हमें कुल मूल्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, उत्पादन की मात्रा का बाजार की कीमत से गुणा कर देंगे। 20 से जब हम 2 का गुणा करेगा तो हमें क्या मिलेगा, कुल मूल्य 40। इस तरीके से हम गुणा करते जाएंगे और अल्टीमेटली उसका जो योग होगा वही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। बच्चों, अब हम गणना कैसे करेंगे ये हमने देखा, लेकिन हम किसकी करेंगे और उनको हम क्या लेबल देंगे, अब इस बारे में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में बच्चों हम किन किन चीजों को रखते हैं, हम रखते हैं जो डायरेक्टली उपभोग से रिलेटेड हो, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, पशु, वन, प्राकृतिक संपदा। द्वितीय क्षेत्र में हम रखेंगे निर्माण और विनिर्माण उद्योग को, भारी भरकम जो उद्योग होते हैं आधार संरचना रिलेटेड, उनको हम रखेंगे द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र जो कि लास्ट क्षेत्र है बच्चों, इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं और इजी रहता है हमें इसको समझने के लिए। सिर्फ वस्तुओं का ही उत्पादन नहीं होता किसी भी राष्ट्र में, सेवाओं का भी उत्पादन होता है और इसीलिए हमने ये रखा है तृतीय क्षेत्र। मान लीजिए एक अध्यापक सेवा दे रहा है तो वो किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में। बैंकिंग व्यवस्था आ जाएगी, चिकित्सा व्यवस्था आ जाएगी, ये सारी सेवाएं आपकी आएंगी तृतीय क्षेत्र में। यदि हम तीनों क्षेत्रों के उत्पादन को जोड़ दें तो हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। प्राथमिक क्षेत्र में जितना उत्पादन हुआ है प्लस द्वितीय क्षेत्र में जितना उत्पादन हुआ है प्लस तृतीय क्षेत्र में उत्पादन जितना भी हुआ हो सेवाओं के मामले में, तो इन तीनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
बच्चों, जब आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल गया तो अब हम इससे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको पिछले भाग में पढ़ाया था मूल्यह्रास के बारे में। बहुत छोटी सी सिंपल सी अवधारणा है कि जो आपका उत्पादन होता है उसमें से जो सामान्य टूट फूट हो गई उसको आप निकाल देंगे, उसको ही हम मूल्य का ह्रास बोलते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं। तो जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा देंगे तो बराबर क्या बचेगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन बच्चों, आपने उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना को कैसे निकालेंगे ये समझ लिया है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो राष्ट्रीय आय सही नहीं निकलेगी। आपको किन बातों का ध्यान रखना है विशेषकर, अब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल नहीं होगा। जो वस्तुएं लगातार अपने रूप में परिवर्तन करा रही हैं, कर रही हैं और अभी और हो रहा है तो उनको हम शामिल नहीं करेंगे। हम मूल्य संवर्धन विधि का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही ऐड करेंगे और जहां जहां भी दोहरी गणना की संभावना है उसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, उस स्थिति को पहचानेंगे, तभी हमें राष्ट्रीय आय सही से पता चलेगी। विश्वसनीय आंकड़े हम तभी जुटा पाएंगे। इसके लिए भी हम एक सारणी लेके आए हैं। इस सारणी के माध्यम से आप सब फिर से समझ सकते हो मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु, दोहरी गणना से हमें कैसे बचना है। तो चलिए अब चलते हैं प्रक्रिया नंबर 1 पर। मान लीजिए पहली प्रक्रिया में उत्पादन होता है गेहूं का, जिसका मूल्य है बच्चों 200 रुपए। तो जब ये पहली प्रक्रिया है तो इसमें मूल्य वृद्धि की तो कोई संभावना ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका मध्यवर्ती कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट पहला ही उत्पाद है ये। यहाँ पर हम उसी मूल्य को रखेंगे 200। उसके बाद अगली प्रक्रिया में हम देख रहे हैं वो गेहूं जो है वो गेहूं से आटे में तब्दील हो रहा है। तो जब आटा वाले ने मूल्य जब 200 रुपए से गेहूं को खरीदा तो उसने मूल्य रखा माना कि 600 रुपए। तो बच्चों यहाँ पर मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 400 रुपए। तो ये गेहूं का मूल्य आटे के लिए अब क्या बन गया? मध्यवर्ती वस्तु। अब इसके रूप में परिवर्तन हो गया, आप देख रहे हैं। इसके बाद चलिए तीसरी प्रक्रिया में चलिए। यहाँ पर आटा बन जा रहा है बेकरी वाले पास और बेकरी ने उसका मूल्य रखा 900 रुपए। 900 रुपए रखने के बाद आपकी मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 300 रुपए। तो आटा का जो कीमत है 600 रुपए, वो कौन सी हो गई? वो मध्यवर्ती हो गई। इसी तरीके से बेकरी से ब्रेड, ब्रेड का मूल्य क्या है? 1200 रुपए। मध्यवर्ती वस्तु कैसे हो गई? कौन हो गई? बेकरी। 900 रुपए हो गया उसका मूल्य वृद्धि। यहाँ भी आप देख रहे हो 300 रुपए की मूल्य वृद्धि हुई है। तो हमने यहाँ पर देखा हम मूल्य संवर्धन विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको काउंट कर लेंगे। 200, 400, 300, 300 प्लस 1200, आपका क्या हुआ? टोटल 1200 जीएनपी। एक चीज और देखना था हमें, हम अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल करते हैं। तो इसमें कौन सी अंतिम वस्तु है? ब्रेड, 1200 रुपए। हम दोहरी गणना से बचेंगे। यदि हम इसको नहीं लेंगे तो हम किसको ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं, और ये क्या हो गया? 2900 रुपए। यहाँ पर हर जगह दोहरी गणना हो रही है। जब गेहूं से आटा बना, आटे से बेकरी, बेकरी से ब्रेड, तो हम ये सारा जब जोड़ते गए तो यहाँ पर दोहरी गणना होती जा रही है, जिससे हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त नहीं हो रही। बच्चों, अब आता है आय विधि। आप आय विधि के से कैसे गणना करेंगे राष्ट्रीय आय की? देखिए, इस विधि में उत्पादन के साधनों को मिलने वाले पारिश्रमिक यानी कि मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। हम सारे साधनों की आय को जोड़ लेते हैं। यह विभिन्न साधनों को प्राप्त
आय का योग होता है। बहुत ही सिंपल गणना की विधि है। जितने भी साधन हैं उनको जो आय प्राप्त हो रही है हम उसका योग कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? सकल राष्ट्रीय आय बराबर मजदूरी प्लस ब्याज प्लस किराया प्लस लगान प्लस लाभ। लेकिन बच्चों, इसको भी करने की एक प्रक्रिया है। उनको हम आय विधि के चरण के अंतर्गत समझेंगे। इसमें 3 चरण हैं। कर्मचारियों को प्राप्त वेतन या मजदूरी। जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो वेतन प्राप्त हो रहा है या मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं उनको हम ऐड करेंगे। दूसरे नंबर पर परिचालन अतिरेक को लेंगे। परिचालन अतिरेक, परिचालन शब्द से ही पता चल रहा है जो चलाने में सहायक हो। मान लीजिए आपको संपत्ति से आय हो रही है तो हम संपत्ति को उसमें ऐड करेंगे। उद्योग संचालित हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, तो उनसे जो मिल रहा है उनसे कुछ भी मिल सकता है। आपको ब्याज मिल सकता है, लगान मिल सकता है, किराया मिल सकता है, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। बच्चों, तीसरे नंबर पे हम लेंगे मिश्रित आय को, यानी कि कहीं से भी आय प्राप्त हो रही हो। इसमें स्वयं की आय को भी सम्मिलित किया जाता है। जब हम खुद काम करते हैं तो कभी कभी उसकी गणना करना भी भूल जाते हैं। स्वयं का कोई भी उद्योग हो सकता है, छोटे छोटे निजी व्यवसायी जो हैं, जो काम करते हैं, उनको भी लाभ भी प्राप्त होता है, तो उसको भी हम यहीं पर उसको ऐड करेंगे। बच्चों, जब हम उन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा NDP-FC। NDP-FC। तो जब हमें NDP मिल गया है, हमने जब सबकी आय को जोड़ लिया, हमने कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी जोड़ ली, परिचालन अतिरिक्त जोड़ लिया और मिश्रित आय जोड़ ली, तो उन तीनों के जोड़ को हम क्या कहेंगे? NDP-FC, यानी कि साधन लागत पर NDP। और जब आपको NDP मिल गया तो आप NNP याद कर सकते हो। आप साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे ज्ञात करोगे? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो आपको अभी मिला, उसमें आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दोगे। जो भी आपको विदेशों से, उनके साधनों से आय प्राप्त हो रही है, आप जब उसका ऐड कर देते हैं तो आपको NNP-FC मिल जाता है। लेकिन बच्चों, इसको निकालते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है विशेषकर, अब हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। मजदूरी के साथ वस्तु और सेवा के रूप में दी गई सुविधाओं को भी शामिल करते हैं। आपको जितने भी भत्ते मिलते हैं हम उनको शामिल करेंगे। जितनी भी आपको सहूलियत मिल रही है, चाहे भले ही उसका नगद रूप, नगद राशि आपको ना मिल रही हो, आप उसको शामिल करोगे तभी आपकी राष्ट्रीय आय शुद्ध निकलेगी। अवैधानिक आय को शामिल नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई अचानक चोरी करके आया, डकैती डाल के आया, तो आप उसको आय में इंक्लूड नहीं करोगे। स्वयं के उपभोग के उत्पादन का मूल्य शामिल करते हैं। जो आप स्वयं के लिए भी कर रहे हो उसको भी हम इसमें ऐड कर रहे थे, आप देख रहे थे उस समय भी। स्वयं के मकान में रहने का किराया भी शामिल करते हैं। इसका हम अनुमान लगा लेते हैं, अनुमानित किराया शामिल करते हैं हम इसमें, जो स्वयं के हम मकान में रह रहे हैं। स्वरोजगार से प्राप्त आय को शामिल करते हैं, हम कर रहे थे। और आय वृद्धि के अंतर्गत जो हमने चरण देखा, इसमें हम उसको भी ऐड कर रहे थे। बच्चों, अब आता है आपका व्यय विधि। व्यय विधि से हम राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे? एक वर्ष की अवधि में होने वाले विभिन्न व्ययों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब हम समझेंगे विभिन्न व्ययों का योग कैसे राष्ट्रीय आय कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है, निजी अंतिम उपभोग व्यय।
यहाँ पर भी अंतिम वर्ड इसीलिए जुड़ा है कि वो अंतिम वस्तु है जिसका आपने उपभोग किया है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं सी से। सी यहाँ पर किसको दिखा रहा है? कंजम्पशन को। निवेश व्यय, हम कौन सा व्यय भी शामिल करेंगे? जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम मानते हैं आय को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो हम उपभोग कर लेते हैं, एक हम बचत करते हैं, और उस बचत को हम निवेश कर देते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं निवेश व्यय। तीसरे नंबर पे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, यानी कि हम सरकार द्वारा जो अंतिम उपभोग किया जा रहा है हम उसको भी इंक्लूड करेंगे और इसको डिनोट करेंगे जी से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो भी हुआ। और चौथे नंबर पे हम ले रहे हैं शुद्ध निर्यात व्यय को। बच्चों, जो भी आपका शुद्ध निर्यात हुआ हम उसको भी ऐड कर लेंगे। इस संदर्भ में भी हम थोड़ी सावधानियां रखेंगे। सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति आदि पर किया गया व्यय इसमें शामिल नहीं किया जाता है। हम ऐसी चीजों को शामिल नहीं करेंगे जिससे कोई हमें वास्तविक आय प्राप्त ना हो रही हो। इसके लिए सही वर्ड है, उसके लिए हमें वास्तविक आय प्राप्त ना हो रही हो। हम वृद्धावस्था पेंशन देते हैं तो उसके एवज में हमें वास्तविक रूप से कोई उत्पादन नहीं होता, इसलिए हम उसको यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। शेयरों तथा ब्रांडों पर किया गया व्यय भी शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये मौद्रिक है, वास्तविक रूप से ये भी प्रभावित नहीं करता है अर्थव्यवस्था को। बच्चों, अब हम आते हैं एक मूल्यांकन प्रक्रिया पर कि आपकी परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और उसके लिए हम एक आपका आंसर फॉर्मेट भी लेके आए हैं ताकि आप समझ सके कि उसको हमें कैसे लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आय का परिकलन कीजिए। ये आपको सारणी दी गई जिसमें मदे हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किराया, ब्याज, लाभ, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, निवल निर्यात और विदेशों को निवल कारक आय। इनको करोड़ रुपए, 7,000, 500, 400, 1,000, 15,000, निवल निर्यात माइनस में चला गया, विदेशों को निवल कारक आय 100 करोड़। उत्तर आप कैसे बनाएंगे? आपने अभी समझा आप क्या क्या जोड़ रहे थे। कर्मचारियों का पारिश्रमिक जोड़ रहे थे, किराया जोड़ रहे थे, ब्याज जोड़ रहे थे, लाभ भी जोड़ रहे थे, और इसके साथ साथ आप स्वनियोजितों की जो मिश्रित आय थी आप वो भी जोड़ रहे थे, जिससे आपको राष्ट्रीय उत्पाद की आपकी गणना हो रही थी, राष्ट्रीय आय मिल रही थी, जिसमें से आप किसको घटा देंगे? विदेशों को निवल कारक आय जो विदेशों को चली गई है। तो आपका आंसर आ जाएगा 23,800 रुपए। बच्चों, आज आपने समझा राष्ट्रीय आय का अर्थ, राष्ट्रीय आय की परिभाषा और राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, और अंत में जाना राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करना है, अंतिम वस्तु को ही शामिल करना है। इसके साथ साथ हमने ध्यान में रखना है कि दोहरी गणना की संभावना ना हो, किन चीज़ों को शामिल करना है, किन चीज़ों को शामिल नहीं करना है। तो इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना करना आसान है। उससे ही संबंधित मैं आज आपको अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ जिसका आपको घर पर हल करना है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय अनुमानित करने की उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का परिकलन कीजिए। आप ये सारणी बनाएंगे और उसी तरीके से आंसर लिखेंगे। बच्चों, अब हम भाग 3 में पढ़ेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे कल्याण को प्रभावित करता है, किस हद तक प्रभावित होता है। इसके साथ साथ हम राष्ट्रीय आय समुच्चय के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।